डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चारधाम में मोबाइल बैन, मंदिर के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। चारधाम यात्रा की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। अब चारधाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा किया जाएगा सीमित। काशीपुर में किसान सुखवंत आत्महत्या केस में एसआईआई की जांच हुई तेज। एसआईआई टीम पहुंची मृतक सुखवंत सिंह के घर। परिजनों और अन्य साक्षी के दोबारा बयान दर्ज किए गए। ऊधम सिंह नगर में सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर नर्सिंग के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन पर छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ का लगाया आरोप। कॉलेज के पास आईएनसी से मान्यता नहीं, फिर एडमिशन जारी। मसूरी में सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में गिरी कार। हादसे में एक शख्स की मौत। रात में होटल में खड़ा कार नाले में कैसे गिरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। आगामी चारधाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी में बैठक की गई। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बीकेटीसी ने अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल को जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे 2 धाम हैं, हमारे 4 धाम श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्तरी, गंगोत्री, ये शीतकालीन के लिए ऐसी परंपराएं हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं और वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की कि भगवान इस समय जो है कि ध्यान में होते हैं, साधना में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मनुष्य की जो आवाजावी नहीं रहती है। तो उन परंपराओं को देखते हुए उन परंपराओं पर हमको भी पालन करना चाहिए। ये सनातनी परंपरा लंबे समय से जो है कि चल रही, कि उस समय जो है कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ के तीर्थ पुरोहित और उन सबका कहना था। उन्होंने मंदिर समिति में इसकी शिकायत दर्ज की थी। ऋषिकेश वन भूमि मामले में अगली तारीख 20 फरवरी की है, लेकिन इससे पहले ऋषिकेश क्षेत्र में जमकर हंगामा हुआ। वहीं ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में वो अपनी क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वन विभाग को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की है। ऐसे में वन विभाग को भी अदालत में स्पष्ट करना होगा कि इतने बड़े स्तर पर अतिक्रमण कैसे हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मॉडल जिले चंपावत में प्रशासन की संवेदनशील और जनोन्मुख कार्यशैली एक बार फिर सामने आई है, जब जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार देर रात अंबेडकर गांव नरसिंह डांडा में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों के बीच बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। यह चौपाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए सम्मान, विश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। कभी सामाजिक भेदभाव और हीन भावना से गुजरने वाले समाज के लिए यह पल ऐतिहासिक रहा, जब जिले का शीर्ष अधिकारी स्वयं बस्ती में पहुंचकर आम लोगों से आत्मीय संवाद करता नजर आया। बस्ती के बीच चौपाल लगाकर डीएम मनीष कुमार ने ग्रामीणों का हाल चाल जाना और एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने जीआईसी परिसर में अंबेडकर भवन में बारात घर निर्माण, क्षेत्र पंचायत भवन की मरम्मत, जंगली जानवरों से बचाव के लिए तारबाड़, ओपन जिम, खेल मैदान और लाइब्रेरी जैसी मांगे रखी। जिलाधिकारी ने सभी मांगों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसका असर यह रहा संबंधित विभागों ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। रात्रि चौपाल के दौरान ललित को हुए नुकसान की भरपाई के आदेश मौके पर ही जारी किए गए, जबकि उषा देवी को गौशाला उपलब्ध कराई गई। वहीं पिछले 3 वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन के लिए परेशान लक्ष्मी के घर समाज कल्याण विभाग की टीम पहुंची और आवश्यक कागजात तैयार किए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पात्र लोगों को पेंशन और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि अधिकारी स्वयं गांव में आकर कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत प्रधान चंचला देवी ने कहा कि जिलाधिकारी को गरीबों के बीच जमीन पर बैठकर बात करते देखा, ऐसा लगा मानो ईश्वर ने गांव को एक बड़ा सहारा दे दिया हो। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा जिलाधिकारी दिया है जो हर वर्ग की सुनता है और सीधे जनता के बीच पहुंचकर संवाद करता है। रात्रि चौपाल में एसडीएम सदर अनुराग आर्य, बीडीओ और अशोक
अधिकारी भी मौजूद रहे। नरसिंह डांडा की यह रात्रि चौपाल प्रशासन की उस सोच को दर्शाती है जहां आज शिकायत कल एक्शन केवल नारा नहीं बल्कि जमीन पर उतरता हुआ चंपावत मॉडल बन चुका है। तेजी से बदलते शैक्षिक परिदृश्य और समाज में नैतिक मूल्यों की घटती संवेदनशीलता के बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा जगत के लिए एक सार्थक, चिंतनशील और दूरदर्शी पहल बनकर सामने आई है। शिक्षा के बदलते परिदृश्य एवं नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न राज्यों में से पहुंचे शिक्षाविदों, विचारकों और शोधकर्ताओं ने शिक्षा के वर्तमान स्वरूप, भविष्य की चुनौतियों और नैतिक मूल्यों की अनिवार्यता पर गंभीर विमर्श किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप मणि त्रिपाठी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति नवीन चंद्र लोहनी, जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उद्घाटन सत्र में अतिथियों ने आधुनिक शिक्षण व्यवस्था की चुनौतियों, विद्यालयों में नैतिक मूल्यों के क्षरण, एआई एवं डिजिटल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया आधुनिक तकनीक से भले ही समृद्ध हो रही हो, लेकिन अनुशासन, ईमानदारी, संवेदनशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक मूल्य आज भी शिक्षा की आत्मा है। यदि शिक्षा केवल सूचना, ज्ञान और कौशल तक सीमित रह जाए तथा चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा हो तो समाज और राष्ट्र की दिशा भटक सकती है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को देश भर से व्यापक सहभागिता मिली। बड़ी संख्या में शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अनेक का प्रस्तुतिकरण 2 दिवसीय आयोजन के दौरान किया जा रहा है। संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में शिक्षा, नैतिकता और समाज के आपसी संबंधों पर गंभीर और सार्थक विमर्श हुआ। शैक्षिक चर्चाओं के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को और भी आकर्षक बना दिया। लोक संस्कृति, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान सुखवंत आत्महत्या प्रकरण में एसआईटी की जांच हुई तेज। बीते दिन घटनास्थल की जांच आज पहुंचे मृतक किसान के घर। एसआईटी की हर पहलू पर जांच कर रही। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद किसान सुखवंत सिंह आत्महत्याकांड सबसे सुर्खियों में रहा। पुलिस पर तरह तरह से सवाल उठते आ रहे हैं। अब एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। कल घटनास्थल पर हर पहलू में जांच की गई। मृतक के घर पहुंचकर हर पहलू पर जांच की गई और परिजनों से पूछताछ भी की गई। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में गठित एसआईटी टीम आज एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि बीते दिनों काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में परेशान होकर नैनीताल जिले के काठगोदाम स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व सुखवंत सिंह के द्वारा प्रसारित वीडियो से पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सरकार द्वारा आईजी एसआईटी नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। जिसके बाद नीलेश आनंद भरने ने कल काठगोदाम के घटनास्थल जाकर साक्ष्य जुटाए और निरीक्षण किया। उसके बाद आज चंपावत में एसपी के तौर पर तैनात और एसआईटी टीम सदस्य अजय गणपति के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंचकर उसके परिजनों से बातचीत की और बयान दर्ज किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अजय गणपति ने कहा कि दोनों मामलों में नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। मामलों में संबंधित सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले जा चुका है। बीते रोज पूरी टीम ने काठगोदाम स्थित वास्तविक घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। आज पूरी टीम मृतक के घर पहुंचकर उनके परिजनों तथा अन्य साक्षी के साथ बातचीत कर डिटेल में उनके बयान को दोबारा से दर्ज किया जा रहा है। जो भी विवेचक पहले पूर्व में रहे हैं, जिस भी जिले से रहे, उनसे सारे दस्तावेज जो कार्य उसमें हुआ था वो सारा हमारे कब्जे में लिया जा चुका है। और आईओ जो है, आईओ के साथ में आईजी एसआईटी जो है और हमारी पूरी टीम कल काठगोदाम थाने के अंदर जो घटनास्थल था जहाँ पे एक्चुअल सुसाइड हुआ है, वो घटनास्थल का निरीक्षण पूरे फील्ड यूनिट के साथ हमने किया है और वहाँ पे जो भी साक्ष्य थे उनका संकलन किया है। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर काशीपुर क्षेत्रांतर्गत जो ये जहाँ पर एक्चुअल आईटीआई थाना क्षेत्रांतर्गत जो मृतक का घर है वहाँ पर आए हुए हैं और मृतक के परिवार के साथ और उनके अन्य जो
साक्षी होंगे, उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और डिटेल में इनका बयान दर्ज दोबारा से किया जा रहा है। आवास विकास चौकी क्षेत्र में विधायक पुत्र पार्षद सौरभ बेहड़ पर मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने गंभीरता से लिया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा स्वयं अस्पताल पहुंचे और घायल पार्षद का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली और परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पार्षद श्री सौरभ बेहड़ स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे, तभी गली में बाइक सवार 3 अज्ञात युवक पहुंचे। एक युवक बाइक पर बैठा रहा, जबकि 2 युवकों ने स्कूटी से गिराकर पार्षद के साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गए। पूरी घटना लगभग 6 सेकंड में अंजाम दी गई। घटना की पुष्टि स्वयं पार्षद द्वारा की गई है। मामले में एसएसपी ने जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों की शीघ्र पहचान, गिरफ्तारी और कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस टीमें सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रुद्रपुर पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह वारदात लोहरी की रात शराब नशे के दौरान हुए आपसी विवाद में अंजाम दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 16 जनवरी 2026 को थाना रुद्रपुर क्षेत्र अंतर्गत फाजिलपुर मेहरोला स्थित गिल रिसोर्ट के पास एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त 45 वर्षीय मलखान सिंह निवासी प्रीति विहार रुद्रपुर के रूप में की है। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से विवेचना शुरू की है। जांच के दौरान वीरपाल और अमित की संलिप्तता सामने आई। 18 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रीति विहार शनि मंदिर के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जिसके बाद मुकदमे में धारा 239 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। दिनांक 16 जनवरी को थाना रुद्रपुर में यह सूचना मिली कि फाजिलपुर मेहरोला के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी पहचान मलखान सिंह के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा था, क्योंकि मृतक के सिर पर भारी वस्तु से चोट के निशान थे। हमारी टीम ने सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आज 2 अभियुक्तों अमित और वीरपाल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि लोहड़ी की रात शराब के नशे में उनका मलखान से विवाद हुआ था, जिसके बाद वीरपाल ने पत्थर और डंडे से हमला कर मलखान की जान ले ली। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1) के साथ साथ साक्ष्य छुपाने की धारा 239 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। दोनों अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कैंपटी क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। थाना कैंपटी को दोपहर लगभग 12:35 पर सूचना मिली कि काड़ी खाल के पास एक वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले में गिरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में नाले में पड़ी है। पुलिस द्वारा नाले में उतरकर की गई जांच में वाहन के पास पानी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। आसपास क्षेत्र में तलाश करने पर कोई अन्य घायल या मृत व्यक्ति नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान सनी उर्फ विजय निवासी कांदला शामली उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में कुल 6 लोग सवार थे, जो शनिवार रात लगभग 10:30 बजे आइसबर्ग होटल कैंपटी पहुंचे थे। रात्रि करीब 11 बजे वाहन चालक भोजन करने के बाद गाड़ी में सोने चला गया था। वाहन स्वामी पीयूष जैन ने बताया कि उन्होंने रात करीब 1 बजे वाहन को होटल के बाहर खड़ा देखा था, लेकिन सुबह लगभग 7 बजे वाहन वहां मौजूद नहीं मिला। इसके बाद से वाहन की तलाश की जा रही थी। आशंका जताई जा रही थी देर रात या तड़के वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उधम सिंह नगर जिले के किक्षा क्षेत्र में स्थित सूरजमल यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज के 30 से 40 छात्र छात्राओं ने गेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कॉलेज के पास अब तक INSC से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद लगातार नए विद्यार्थियों का प्रवेश कराया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी प्रशासन से अपील है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
8,000 की जॉब देंगे, ये हम 8,000 की जॉब करेंगे, 8-8 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए लगा के हम क्यों करेंगे। बीसी सर से बात करने जाते हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन हमें बाहर खड़ा कर देते हैं 2-2 घंटे के लिए कि अभी सर बिजी है, सर बिजी है। फिर जब छुट्टी हो जाती है तो कहते हैं कि कल बात करेंगे। ऐसा हमें 15 दिन से परेशान कर रहे हैं। बाकी जब हमने एडमिशन लिया था तो हमसे इन्होंने बोला था कि इंस्पेक्शन आईएनसी का इंस्पेक्शन हो गया है, 1 महीने में आईएनसी अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम अदर कॉलेज की बात करें, जैसे देवस्तुली हो गया, उन्होंने इस साल से आईएनसी मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है, उनका 1 साल में आईएनसी हो जाता है। हमारे 4 साल हो गए, हमारे 4 साल में नहीं हो पा रहा है, 3 साल में नहीं हो पा रहा है, 2 साल में क्यों नहीं हो पा रहा है, वजह क्या है। हमें कट टू कट जवाब दो। जवाब नहीं देते, मिलने नहीं देते, किसी से धमकी देते हैं। बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। जब हम बिल्कुल परेशान हो गए तब हम यहाँ पे आके बैठे। तो मैं उत्तराखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड में जॉब कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो यूपी के हैं, अदर स्टेट के, ये कैसे काम करेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, कैसे एग्जाम सरकारी जॉब करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोहाघाट में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। यह आयोजन गीतांजलि सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे द्वारा स्वदेशी जागरण मंच उत्तराखंड के तत्वाधान में स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत संपन्न हुआ। 18 जनवरी को छमनिया चौड़ स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में युवाओं के लिए 1600 मीटर दौड़ रखी गई है, जिसे पूर्ण करने का मानक समय 5 मिनट 25 सेकंड निर्धारित किया गया है। जिले एवं आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों युवाओं ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ दौड़ में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सतीश चंद्र पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी संकल्प दौड़ जैसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। स्वस्थ और जागरूक युवा ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव होते हैं। दौड़ का तकनीकी संचालन फुटबॉल कोच नितिन ढेक एवं एनएससी कमांडो के कोच मनोज सिंह करायत द्वारा किया गया। आयोजकों के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के साथ साथ उन्हें स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ना रहा। आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही अन्य सभी संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं ताकि बेहद ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस से बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को तैयार करने में जुटा हुआ है। खास बात यह है कि कुंभ मेले के दौरान पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियां यात्रियों को लाती ले जाती नजर आए। इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि में 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी भेजा है। कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से मुख्य रूप से कुंभ परिसर के बाहर ही वाहनों का संचालन किया जाता है, ताकि अन्य राज्यों और अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को हरिद्वार आने में परेशानियों का सामना न करना पड़े और उन्हें समय से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन अब परिवहन निगम आगामी कुंभ मेले के लिहाज से कुंभ परिसर में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है। इसको लेकर तैयार की गई रणनीति के अनुसार करीब 150 इलेक्ट्रिक बसों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के देहरादून और हरिद्वार में प्रधानमंत्री ई बस सेवा आयोजन के तहत 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत देहरादून और हरिद्वार शहर में इस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। संभावना बताई जा रही है कि अगले 6 महीने के भीतर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद अनुबंध के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून और हरिद्वार शहर के भीतर किया जाएगा। ऐसे में कुंभ मेले के दौरान इन्हीं बसों को कुंभ मेला परिसर में भी संचालित करने की रणनीति परिवहन निगम ने तैयार की है, ताकि कुंभ मेला क्षेत्र में भी यात्रियों की आवाजाही को सुलभ बनाया जा सके। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने कहा कि पिछले कुंभ मेले के दौरान भी अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को कुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की ओर से बड़ी मात्रा में बसों का संचालन किया गया था। लिहाजा आगामी कुंभ मेले के दौरान भी परिवहन निगम की ओर से बड़ी संख्या में बसों का संचालन किया जाएगा। कुंभ मेले में जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था, तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है, उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से भी हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी,
उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। चंपावत के गुरु गोरखनाथ मठ में सिद्ध पुरुष बाबा जसवंत नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर गहरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। प्रातःकाल बाबा जसवंत नाथ जी के प्रतीकात्मक स्नान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मठ परिसर में भक्तिमय वातावरण में हर हर महादेव और जय गुरु गोरखनाथ के जय घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित नेपाल सीमा से जुड़े क्षेत्रों से नाथ संप्रदाय के संत महात्माओं का भव्य समागम हुआ। नाथ संप्रदाय का यह विश्व प्रसिद्ध मठ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है, जहां पीढ़ियों से लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्रातः आश्रम के बाबा रामनाथ जी की महाराज की देखरेख में पंडित धीरेन्द्र पांडे द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना एवं विश्व कल्याण हेतु हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। हवन यज्ञ में रोहतक के पधारे बाबा शंकरनाथ जी, बाबा विजयनाथ जी, साईं नाथ जी, जमुना गिरी जी महाराज तथा मानेसर धाम के धर्मराजपुरी महाराज सहित अनेक संत महात्माओं ने सहभागिता की और श्रद्धालुओं को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। संतों की उपस्थिति से मठ परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुरु गोरखनाथ मठ की विशेष पहचान यह सतयुग से प्रज्वलित अखंड धूना है, जो शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। श्रद्धालु इस अखंड धूने में लकड़ी अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। मान्यता है कि इसी पावन स्थल पर बाबा जसवंत नाथ महाराज 28 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह तीर्थ स्थल नेपाल सीमा से लगे 84 गांवों की नाली से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण नेपाल में भी बाबा के असंख्य श्रद्धालु हैं। मठ में शताब्दियों से विभूति को ही प्रसाद के रूप में प्रदान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। विशेष मान्यता यह है कि श्रद्धा भाव से आने वाली निसंतान महिलाओं की गोद भरती है, जिससे यह स्थान जन जन की आस्था का अद्वितीय केंद्र बना हुआ है। चारों ओर से घिरे हरे भरे वनों को लेकर मान्यता है कि इन वनों की रक्षा स्वयं अष्टभैरव करते हैं। इसी कारण आज तक यहाँ के वनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। संतों के वरदान से जुड़ी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ मठ में आने वाली कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं लौटता। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं मानो अदृश्य शक्तियों द्वारा स्वतः संचालित होती हैं। बाबा जसवंत नाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज क्षेत्रों से मठ में पहुंचे। इस अवसर पर देश के विभिन्न अंचलों से आए संत महात्माओं का मठ प्रबंधन बाबा रामनाथ जी महाराज द्वारा आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।